टाइम हमने टॉपिक छोड़ा था वो कौन सा टॉपिक छोड़ा था? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और कूलाम के नियम को पढ़ने के बाद हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो नया टॉपिक हम पढ़ेंगे ना वो ध्यान रखना कूलाम के नियम से संबंधित ही टॉपिक होगा। और कूलाम का नियम उस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले तुमको आना है। तो ध्यान रखना कूलाम का जो नियम हमने पढ़ा था वहां पे तुमने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला पढ़ा था। वहां पे F बराबर तुम्हारे पास आया था, क्या आया था भाई? F बराबर तुम्हारे पास आया था K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में क्या होता है? R स्क्वायर होता है। Q1 Q2 यहाँ पे दो आवेश होते हैं और K यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है और R यहाँ पे क्या होता है भाई? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, हमारे अगले टॉपिक का जो नाम है ना वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी कि उसको सदिश रूप में हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे उस नियम को पढ़ने के लिए थोड़ी सी चीजों के बारे में हमको पहले से पता होना चाहिए। 11th क्लास में हमने सदिश वाले चैप्टर को पढ़ा था तो वहां की कुछ चीजें हमारे यहाँ पे काम में आएंगी। सदिश वाला जो चैप्टर था उसको हमने 11th क्लास में पढ़ा था और 11th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था ना उसकी कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे काम में आएंगी। उनको एक बार मैं वापस से बताऊंगा तुमको, क्योंकि उन चीजों के बिना हम इस टॉपिक को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम टॉपिक डाल देते हैं। हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है ना। अब देखो कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं तुमको इसमें जो चीजें काम में आएगी उनके बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं, बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था उसमें हमारे पास स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला आया था, स्थिर वैद्युत बल का जो फॉर्मूला आया था वो आया था F बराबर K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में क्या था? R स्क्वायर था। यहाँ पे K ध्यान रखना स्थिर वैद्युत बल नियतांक होता है, इसका मान फिक्स होता है। निर्वात के लिए अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। माध्यम के लिए अगर इसका मान लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m होता है, जिनके बारे में मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। Q1 Q2 यहाँ पे दोनों आवेश होते हैं जिनके बीच में बल लगता है और R यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। अब ये जो बल का फॉर्मूला है ना, अब ये जो बल का फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये ध्यान रखना परिमाण के रूप में फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसके रूप में लिखा हुआ है? परिमाण के रूप में यहाँ पे ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब देखो परिमाण के रूप में अगर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, अगर इस फॉर्मूले को हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे भाई? इस फॉर्मूले को अगर हमको सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में अगर लिखना है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे? देखो भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको सदिश रूप में लिखने के लिए करना क्या है तुमको? करना ये है, देखो भाई हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एकांक सदिश का। हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एकांक सदिश का और एकांक सदिश को वहां पे व्यक्त किया था जैसे आर कैप कर दिया। किसके द्वारा व्यक्त किया था? आर कैप के द्वारा। जिन सदिशों के ऊपर कैप लगा हुआ रहता है ना तो कैप का मतलब होता है एकांक सदिश, और एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। जिसका परिमाण एक होता है उसको हम क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। तो आर कैप का जो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, एकांक सदिश ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था क्या था भाई? सदिश बटे होता है सदिश का परिमाण। क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। परिमाण को या तो तुम वेक्टर का चिन्ह हटा करके व्यक्त कर सकते हो या फिर दोनों तरफ मोड़ का चिन्ह लगा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है एकांक सदिश ज्ञात करने का, यानी कि जिस सदिश का हमको एकांक सदिश ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। कुल मिला के बात ये है एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है ना, यहाँ पे हमारे पास बल का फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये बल का जो फॉर्मूला है वो परिमाण के रूप में है, यानी कि ये बल का परिमाण है, इसको हमको सदिश रूप में चेंज करना है। कौन से रूप में चेंज करना है?
सदिश रूप में चेंज करना है। अब सदिश रूप में चेंज करने के लिए, सदिश रूप में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे सदिश का अगर मान हम निकाले ना इस फॉर्मूले से, तो सदिश बराबर हमारे पास क्या आएगा, देखो आर सदिश बराबर क्या आएगा, अगर मैं आर सदिश के परिमाण को इधर की तरफ लेके जाता हूं तो आर सदिश का परिमाण इनटू में मेरे पास आता है आर कैप, इनटू में क्या आता है आर कैप। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सदिश का मान अगर हमको निकालना है, सदिश का मान अगर हमको निकालना है तो हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो दो चीज कौन कौन सी है, एक तो सदिश का परिमाण और एक सदिश का एकांक सदिश, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो परिमाण अगर हमको दे रखा है, परिमाण अगर हमारे पास है, उसको अगर हमने उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया ना, परिमाण अगर हमारे पास है उसको उसके एकांक सदिश से अगर गुणा कर दिया, तो हमारे पास गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होगी ना वो क्या कहलाएगा, वो सदिश रूप उसका प्राप्त कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर हमने अगर हमने किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को उसके एकांक सदिश से अगर गुणा कर दिया ना, तो हमारे पास जो मान आएगा वो ध्यान रखना वो किस में बदल जाएगा, सदिश के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा, सदिश के रूप में। कुल मिला के बात ये है, तुमको ओनली इतना सा ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे पास किसी भौतिक राशि का परिमाण है, अगर भौतिक राशि का परिमाण है, तुमको उसको अगर सदिश रूप में चेंज करना है तो उसको क्या करना है, एकांक सदिश से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, एकांक सदिश से गुणा कर दो। एकांक सदिश से अगर गुणा किया ना तो वो किसके साथ बदल जाएगा, वो सदिश रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे तुमको बल का जो फॉर्मूला दे रखा है ये परिमाण के रूप में हमने पढ़ा था, अब हम टॉपिक ही सदिश का पढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे इस फॉर्मूले को ना सदिश रूप में यूज करना पड़ेगा। तो सदिश रूप में यूज करने के लिए हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना, ये जो परिमाण तुमको दे रखा है इसको एकांक सदिश के साथ गुणा कर दो। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले इसको सदिश रूप में अगर हम लिखेंगे ना, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप इसका क्या होगा, इसका सदिश रूप क्या होगा, इसका सदिश रूप ये होगा, देखो बल, बल की अगर बात करें तो बल एक सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर तो वेक्टर का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, वेक्टर का चिन्ह आएगा। भाई बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर हम सदिश का चिन्ह लगा सकते हैं। बराबर में तुम्हारे पास देखो क्या है, के है, ये एक नियतांक है, इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं आएगा, अदिश राशि है। Q1 Q2 आवेश हैं, आवेश तुमने पढ़ रखा है, एकांश है, वो आवेश जो होते हैं वो अदिश राशि होते हैं, तो इनके ऊपर भी वेक्टर का चिन्ह नहीं आएगा। तो यहाँ पे Q1 का परिमाण आ जाएगा, इनटू में Q2 का परिमाण आ जाएगा, बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, और दूरी भी एक अदिश राशि होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो ये जो परिमाण है पूरा का पूरा, इसको हमको किसके साथ गुणा करना है, सदिश में चेंज करना है ना इसको। अब सदिश में चेंज करने के लिए इसको हमको क्या करना है, इसके एकांक सदिश से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसके एकांक सदिश से हमने इसको गुणा कर दिया, और इसका एकांक सदिश क्या है, यहाँ पे आर कैप है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस बल के परिमाण को अगर हम आर कैप क्या है, यहाँ पे आर कैप यहाँ पे एकांक सदिश है, जिसकी दिशा हमेशा किसकी दिशा में होगी, बल की दिशा में होगी, ये ध्यान रखना। यहां आर कैप एकांक सदिश है, जो इसकी जो दिशा होती है वो किसकी दिशा में होगा, बल की दिशा में होगी, ये ध्यान रखना भाई। अब ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो फॉर्मूला तुमको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना बल का सदिश रूप में फॉर्मूला है। बल का सदिश रूप में अगर तुमसे फॉर्मूला पूछा जाता है तो एफ सदिश बराबर के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में आर स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा भाई, आर कैप आएगा। आर कैप यहाँ पे एकांक सदिश होता है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा किसकी दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। यहाँ पे हमने परिमाण को सदिश के रूप में चेंज करने के लिए क्या किया है, ओनली हमने इसको एकांक सदिश से गुणा किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है परिमाण को अगर एकांक सदिश से गुणा कर देंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, सदिश का मान आ जाएगा। हमारे पास बल का जो सदिश रूप है, यहाँ पे जो स्थिर वैद्युत बल का सदिश रूप है वो आता है के Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बटे में आर स्क्वायर, इंटू में क्या है, आर कैप है। तो ये तो इसका सदिश रूप हो गया। एक इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बात तो तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये तुमको ध्यान रखना है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू में आर कैप जो है वो एकांक सदिश है, जिसकी दिशा हमेशा किसकी दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। अब देखो एक तो तुमको ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी भाई बल का सदिश रूप बताओ तो सदिश रूप तुमको ये लिखना है। अब आगे बात करते हैं, आगे देखो 11th क्लास में मैंने तुमको ये बताया था
11th क्लास में मैंने तुमको ये बताया था कि भाई जैसे सपोज करो दो सदिश हैं तुम्हारे पास, क्या है, दो सदिश हैं। अगर मान लो सपोज करो, दो को भी छोड़ो तुम, तो एक सदिश मान के चलो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कोई सदिश है और ये है ए सदिश, क्या है भाई, ए सदिश। भाई कोई भी सदिश होता है उसको हम रेखाखंड के द्वारा ही तो व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो सदिश है, यहाँ पे जो सदिश है वो ध्यान रखना, इसको मैंने नाम दे दिया ए सदिश। अगर मान लो इस सदिश को, अगर मान लो इस सदिश को मैंने परिमाण को बिना परिवर्तित किए विपरीत दिशा में रख दिया। विपरीत दिशा का मतलब है इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में अगर रख दिया, परिमाण को बिना परिवर्तित किए, यानी कि परिमाण पहले जितना था उतना ही अब है। परिमाण का मतलब यह है कि यहाँ पे रेखाखंड की जो लंबाई है ना भाई, कोई भी जो तीर का निशान है उसका जो रेखाखंड की लंबाई होती है वो परिमाण को व्यक्त कर दिया, सदिश के परिमाण को। पे हम परिमाण को बिना परिवर्तित किए, हमने ओनली इसकी डायरेक्शन को विपरीत दिशा में और विपरीत पर इस सदिश का जो मान है वो क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज होगा ना, तो चेंज होगा तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे इसकी दिशा को विपरीत करने के कारण ओनली इसके आगे किसका चिन्ह आ जाएगा भाई, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है, अगर कोई भी सदिश है उसकी दिशा को अगर विपरीत दिशा में कर दिया जाता है ना, तो उसके आगे तुमको क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह यहाँ पे विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। अब हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखो टॉपिक पढ़ेंगे ना जब ये चीजें हमारे काम में आएंगी, ये ध्यान रखना, ये चीजें हमारे काम में आएंगी। अगर कोई भी सदिश होता है उसको विपरीत दिशा में अगर मोड़ दिया जाता है ना, तो ध्यान रखना उसके आगे किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब हमारे टॉपिक पर चलते हैं। देखो हमारे टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो लास्ट में जब हम इस टॉपिक को सोल्व करेंगे ना, लास्ट में जब हम इस टॉपिक को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा। लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा, और वो रिजल्ट ये आएगा कि भाई कूलाम का जो नियम होता है ना, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम था, न्यूटन का जो तीसरा नियम था उसका पालन करता है। लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि भाई कूलाम का जो नियम होता है ना, कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसका पालन करता है। और ये जो टॉपिक है इस पे आधारित जो सवाल हमारे हमसे पूछा जाता है, वो सवाल ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को समझाइए, ऐसे नहीं पूछेगा। हमसे सवाल ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए, हमसे सवाल ये पूछेगा कि भाई सिद्ध कीजिए कि कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति का तीसरे नियम का पालन करता है। तो हमको ये पूरा का पूरा टॉपिक सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना हमारे पास, वो ये आएगा कि भाई कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरे न्यूटन की जो गति है उसका तीसरे नियम का पालन करता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सभी ने पढ़ा है, लास्ट में देखेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। देखो पहले हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए भाई कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। द्विविमीय निर्देश तंत्र, द्विविमीय निर्देश तंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ऐसा निर्देश तंत्र लेते हैं जिसमें केवल दो अक्ष होंगे। कितने अक्ष होंगे, दो अक्ष होंगे। निर्देश तंत्र मैंने तुमको 11th में भी बताया है, ऐसा तंत्र जिसके द्वारा किसी कण की स्थिति को बताया जाता है ना, किसी कण की स्थिति का वर्णन किया जाता है, उसको हम निर्देश तंत्र कहते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में मैंने तुमको बताया था जिसमें तीन अक्ष होते हैं। यहाँ पे ओनली हम द्विविमीय निर्देश तंत्र ले रहे हैं, त्रिविमीय नहीं ले रहे हैं। अगर त्रिविमीय लेते हैं ना तो तीनों अक्ष उसमें विद्यमान होते हैं। हम यहाँ पे ओनली द्विविमीय निर्देश तंत्र ले रहे हैं जिसमें केवल दो अक्ष होंगे। और दो अक्ष कौन कौन से हैं, एक तो हम एक्स मान लेते हैं और दूसरा अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष होगा। यहाँ पे दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं इसको हम मूल बिंदु कह सकते हैं, और मूल बिंदु को हम यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं ओ के द्वारा। किसके द्वारा, ओ के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो निर्देश तंत्र होता है, जो निर्देश तंत्र होता है, इस निर्देश तंत्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष,
एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का जो एरिया होता है, एक्स और वाई अक्ष के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम एक्स वाई तल कहते हैं। कौन सा तल कहते हैं? एक्स वाई तल कहते हैं, या फिर तुम इसको समतल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? समतल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो अक्ष तुम्हारे सामने खींचे गए हैं, इनके बीच का जो एरिया है, इनके बीच का जो ये एरिया है, इसको हम समतल बोलेंगे या फिर तल बोलेंगे, और वो भी कौन सा तल होगा? एक्स वाई तल होगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये एक्स वाई तल कहलाएगा। कौन सा तल कहलाएगा? एक्स वाई तल कहलाएगा। छोटी छोटी सी जो चीजें हैं सभी को पहले से मालूम होगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लिया है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे माना है कि ये जो निर्देश तंत्र है ना, इसमें ये वाला जो तल है वो कौन सा तल होगा? एक्स वाई तल होगा। अब देखो, कूलाम का नियम, एक एक चीज को तुमको ध्यान से समझते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक द्विविमीय निर्देश तंत्र ले लिया जिसमें दो अक्ष हैं एक्स और वाई, और उसका मूल बिंदु क्या है? ओ है। अब यहाँ पे जो एक्स वाई तल है, ये जो एक्स वाई तल है, इसमें देखो हम क्या करेंगे भाई, हमको यहाँ पे कूलाम का नियम का सदिश निरूपण पढ़ना है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे हमको कूलाम का नियम यूज करना है। कूलाम का नियम अगर यूज करेंगे तो कूलाम के नियम में तुमको पता है दो आवेश होते हैं, दोनों स्थिर अवस्था में रखे होते हैं, दोनों के बीच में बल लगता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दो आवेश लेने पड़ेंगे और उनके बीच में हमको बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं, इस नियम को सिद्ध कर, वो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को पढ़ने के लिए एक्स वाई तल में हम दो आवेश मान लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश। एक आवेश ये मान लिया और दूसरा आवेश हमने ये मान लिया। हम यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब है विराम अवस्था में रखे हुए। एक आवेश तो ये है जिसको मैं नाम दे देता हूं Q1, और दूसरा आवेश ये है जिसको मैं नाम दे देता हूं Q2। भाई दो आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं Q1 और Q2, कौन से तल में रखे हुए हैं? एक्स वाई तल में। अब ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं, Q1 और Q2 आवेश हैं, इनका मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इनका जो स्थिति सदिश है ना, मूल बिंदु के सापेक्ष इनका जो स्थिति सदिश है, वो मैं मान लेता हूं कि भाई Q1 आवेश का तो R1 सदिश है, और Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है वो क्या है? R2 सदिश है। भाई तुमको मैंने बताया था कि भाई स्थिति सदिश को हम आर सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे Q1 आवेश का जो स्थिति सदिश है उसको तो मैंने मान लिया R1 सदिश, और Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है, Q2 आवेश का जो स्थिति सदिश है उसको मैंने क्या मान लिया? R2 सदिश मान लिया। क्या मान लिया? R2 सदिश मान लिया। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2। यहाँ पे दो आवेश मैंने लिए हैं Q1 और Q2। दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में हमको यहाँ पे क्या करना है, Q1 आवेश का तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 सदिश है, और Q2 का क्या मान लिया हमने? R2 सदिश मान लिया। अब देखो, ये दोनों के दोनों जो आवेश हैं, ये दोनों के दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? बल लगाएंगे। मैंने तुमको बताया था आवेशों के गुणधर्मों में कि भाई समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं ना, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों के दोनों जो आवेश है ना वो प्लस में है। प्लस का मतलब धनात्मक आवेश है, दोनों के दोनों समान प्रकृति के आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यानी कि दोनों के दोनों आवेश एक दूसरे को अपने से दूर की ओर धकेलेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब तो होता है दूर की ओर धकेलना, और आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है अपने से दूर भगाना। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों आवेश हैं वो कौन सी दिशा में बल लगाएंगे दोनों आवेशों पर, वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझे, आगे जब हम न्यूमेरिकल भी करेंगे वहां पे भी हमारे ये चीज काम में आएगी। देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होता है, उसकी दिशा हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है।
स्थिर वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कुल मिला के बात ये है, अगर हमको बल की दिशा देखनी है तो दोनों आवेशों को हमको मिला देना है एक रेखा के द्वारा, और जो रेखा के द्वारा हम मिलाएंगे ना उसी की दिशा में हमारे पास बल की दिशा होगी। यहाँ पे देखो भाई, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, डॉट डॉट के द्वारा मैंने यहाँ पे खींच दी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इसको मैंने यहाँ पे डॉट डॉट के द्वारा मैंने यहाँ पे खींच दिया है इसको। अब हम बात करेंगे कि भाई Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों समान प्रकृति के आवेश है, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण बल का मतलब है अपने से दूर भगाएंगे एक दूसरे को आवेश। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि Q1 आवेश पर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश कौन सी दिशा में बल लगाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई Q1 आवेश पर Q2 आवेश कौन सी दिशा में बल लगाएगा। Q1 पर कौन सी दिशा में बल लगेगा Q2 के कारण? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो Q2 जो आवेश है ना वो Q1 पर बल लगाएगा, और वो बल कौन सी दिशा में लगाएगा? ध्यान रखना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जो दिशा है वो ये है डॉट डॉट के द्वारा। अब ये जो रेखा है, रेखा की ध्यान रखना दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो इधर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ हो सकती है, या फिर नीचे की तरफ भी हो सकती है। भाई ये जो रेखा है ना, इस रेखा की जो दिशा है वो दो हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ हो सकती है या फिर नीचे की तरफ हो सकती है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति, यानी कि आवेश की प्रकृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखो आवेश समान प्रकृति का है, और समान प्रकृति का मतलब होता है प्रतिकर्षण बल लगेगा इनमें, और प्रतिकर्षण बल लगेगा ना तो ये Q2 आवेश इस Q1 आवेश पर जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है अपने से दूर भगाएगा। तो ये Q2 आवेश इस Q1 आवेश को दूर भगाने के लिए बल ऊपर की तरफ लगाएगा या अपनी ओर लगाएगा? भाई यहाँ पे Q1 आवेश पर जो Q2 आवेश बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल का मतलब है अपने से दूर भगाएगा। तो कोई भी चीज को अपने से दूर अगर भगानी है तो उसको दूर की ओर धक्का देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे देखो Q2 आवेश इस Q1 को दूर भगाने का मतलब है ये अपने से दूर भगाएगा, यानी इस दिशा में बल लगाएगा, ऊपर की तरफ अगर बल लगाएगा ना तो यहाँ पे Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला जो बल होगा ना वो कौन सी दिशा में होगा? भाई इस दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? ऊपर की तरफ होगा, इस दिशा में होगा। और इस दिशा में जो होगा ना, इस दिशा में जो ये बल होगा इसको मैं नाम क्या दूं भाई? इस बल को मैं नाम दे सकता हूं F12 सदिश। क्या नाम दे सकता हूं भाई? F12 सदिश, इसको मैं नाम दे सकता हूं। क्या नाम दे सकता हूं? F12 सदिश। F12 सदिश को हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे ऐसे कि भाई, सॉरी ये गलत लिख दिया, F21 F12। F12 का मतलब ये है कि वन पर, वन का मतलब पहले आवेश पर, टू का मतलब दूसरे आवेश के कारण लगने वाला जो बल है ना वो हमने यहाँ पे व्यक्त किया है F12 सदिश के द्वारा। किसके द्वारा किया है? F12 सदिश के द्वारा किया है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे हमने F12 सदिश के द्वारा जो बल को व्यक्त किया है वो कौन सा बल है? पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है। यहाँ पे भाई बल की दिशा समझ में आ गई। अब देखिए मुझे कौन सा स्टूडेंट बताएगा, देखिए मुझे कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि यहाँ पे Q2 आवेश पर, भाई Q2 आवेश पर ये Q1 बल लगाएगा। भाई दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। भाई Q1 पर तो हमने देख लिया बल इस दिशा में लग रहा है। अब Q2 आवेश पर जो बल लगेगा, Q2 आवेश पर जो बल लगेगा Q1 के कारण वो कौन सी दिशा में लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा या फिर ऊपर की ओर लगेगा? देखिए कमेंट में लिख करके बताएं मुझे फटाफट से, कमेंट में लिख करके बताएं कि ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा। भाई Q2 आवेश पर बल, जो आवेश है ना यहाँ पे Q2 जो आवेश है इस पर Q1 जो बल लगाएगा वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण जो बल है ना, प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या होता है? अपने से दूर की ओर धकेलेगा इसको, और दूर की ओर धकेलेगा तो यहाँ पे देखो Q1 अपने से दूर धकेलने के लिए इसको नीचे की ओर फोर्स करेगा। तो नीचे की ओर अगर बल लगाएगा ना, नीचे की ओर अगर बल लगाएगा तो यहाँ पे इस बल की जो दिशा होगी वो ध्यान रखना यहाँ इस दिशा में होगी। हमेशा ध्यान रखना बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी कि रेखा की दिशा में बल की दिशा होगी। अब बल की जो दिशा है वो हमने रेखा की दिशा में नीचे की ओर दिखा दी है, और यहाँ पे इस बल को जो हम नाम देंगे ना,
इस बल का नाम होगा F21 सदिश। क्या नाम होगा भाई? F21 सदिश नाम होगा। अब देखो F21 जो सदिश जो हमने नाम दिया, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का तरीका है 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल है, यानी कि दूसरे आवेश पर, दूसरे आवेश का मतलब Q2 है और पहले आवेश का मतलब Q1 है, तो दूसरे आवेश के कारण, वो दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला जो बल है उसको हम यहाँ पे व्यक्त कर रखा है F21 सदिश के द्वारा। किसके द्वारा कर रखा है? F21 सदिश के द्वारा व्यक्त कर रखा है। अब देखो एक बार जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इसको मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुने इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लिया है जिसमें दो अक्ष x और y लिए हैं, बीच का जो एरिया है उसको हम एक्स वाई तल बोलेंगे। इस एक्स वाई तल में हमने दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 रख दिए हैं। दोनों आवेशों का Q1 और Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको हमने R1 सदिश और R2 सदिश के द्वारा व्यक्त कर दिया है। अब दोनों आवेशों के मध्य में बल लगेगा यहाँ पे प्रतिकर्षण बल, उस प्रतिकर्षण बल को हमने व्यक्त किया है F12 सदिश के द्वारा और F21 सदिश के द्वारा। F12 सदिश तो यहाँ पे पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल है और यहाँ पे F21 का मतलब है दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, थ्योरी है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमको करना था डायग्राम में वो कर लिया है। अब देखो हमको आगे क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे F12 का मान निकालेंगे, फिर F21 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भाई F12 जो है वो क्या है? पहले आवेश यानी कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। यहाँ पे इसको तुम बल लिख दो चाहे स्थिर वैद्युत बल लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे आवेश की बात हो रही है तो स्थिर वैद्युत बल ही है वो, तो यहाँ पे तुम बल भी लिख सकते हो और स्थिर वैद्युत बल भी लिख सकते हो। तो बल, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे देखो, F12 सदिश के द्वारा हमने इसको व्यक्त किया है। इसका मान क्या होगा? इसका मान लिखने के लिए मैं तुमको बता देता हूँ, अभी मैंने बल का सदिश रूप बताया है भाई, यहाँ पे सदिश के रूप में हमको इस फॉर्मूले को लिखना है। तो सदिश रूप में अभी हमने फॉर्मूला लिखा था स्थिर वैद्युत बल का, F सदिश बराबर था के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में R स्क्वायर और इनटू में क्या है? R कैप है। इस रूप में हमको इस फॉर्मूले को लिखना है। F12 सदिश को कैसे लिखेंगे देखो भाई, F12 सदिश यहाँ पे क्या है? Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है ना, इसका फॉर्मूला ये होगा। K तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि सभी के लिए क्या होगा? सेम होगा, तो यहाँ पे K तो ऐसे कैसे आ जाएगा? Q1 का मतलब पहला आवेश है, तो यहाँ पे पहला आवेश कौन सा है? Q1 है, तो Q1 को ऐसे कैसे लिख दो? Q1 का परिमाण आ जाएगा। इसके बाद में फिर Q2 है, Q2 दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश हमने यहाँ पे भी कौन सा मान रखा है? Q2 मान रखा है, तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा, Q2 का परिमाण बटे में यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे क्या है? R है। अब देखो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ना, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, जब हम यहाँ पे F12 सदिश का मान निकाल रहे हैं, जब हम यहाँ पे F12 सदिश यानी कि इस वाले बल का मान निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है इसको मैं नाम दे देता हूं R12 के द्वारा। भाई यहाँ पे दूरी को हम R के द्वारा व्यक्त करते हैं, हम 12 वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए मैं इस दूरी को नाम दे देता हूं R12। क्या नाम दे देता हूं भाई? R12 नाम दे देता हूं, R12 नाम दे देता हूं। तो यहाँ पे R12 का क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर आ जाएगा। R12 यहाँ पे क्या है? 1 और 2 दोनों आवेशों के बीच की दूरी है यहाँ पे R12, और स्क्वायर था इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पे R कैप है, R कैप क्या होता है? बल की दिशा में एकांक सदिश होता है। तो यहाँ पे जो एकांक सदिश हमारे पास आएगा ना, वो कौन से बल की दिशा में आएगा? इस F12 सदिश जो है इसकी दिशा में एकांक सदिश आएगा। तो इस बल की दिशा में एकांक सदिश को, इस बल की दिशा में एकांक सदिश को मैं व्यक्त कर देता हूं R12 कैप के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त कर देता हूं? आर कैप यहाँ पे एकांक सदिश है, 12 जो बल है इसकी दिशा में एकांक सदिश को मैंने कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त कर दिया? R12 कैप के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पे R12 कैप जो है ना वो एकांक सदिश है जिसकी दिशा कौन से बल की दिशा में है? F12 सदिश की दिशा में है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो ये तो फॉर्मूला हो गया F12 सदिश का। इसी तरीके से
इसी तरीके से हमको लिखना है F21 सदिश का फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, देखिए भाई यहाँ पे Q2 आवेश पर तथा लगा देते हैं बीच में, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, मैं ऊपर ले देता हूं इसको, लगने वाला बल, इसको हम कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त करेंगे भाई, F21 सदिश के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वही फॉर्मूला रहेगा, देखो K तो ऐसे कैसे आ जाएगा, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण, क्योंकि दोनों आवेश यही हैं Q1 और Q2। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ना, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो, जब हमने इस वाले बल का मान निकाला था F12 सदिश का, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने कौन से सिंबल के द्वारा व्यक्त किया था, R12 सदिश, R12 के द्वारा। अब हम यहाँ पे F21 सदिश का मान निकाल रहे हैं, F21 सदिश का मान निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी का सिंबल है ना, उस F21 के द्वारा, किसके द्वारा व्यक्त कर देते हैं, F21 के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पहले जितनी दूरी पर आवेश रखे हुए थे उतनी ही दूरी पर आवेश अब रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे दूरी को चेंज नहीं किया है, हमने यहाँ पे दूरी को चेंज नहीं किया है, दूरी थी उतनी ही अब है, दूरी को हमने यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो तुमने R12 माना था ना, और अब दूरी को तुमने R21 मान रखा है, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं भाई। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो अपरिवर्तित है, कांस्टेंट है, यानी कि इसको हमने चेंज नहीं किया है। और चेंज नहीं किया तो यहाँ पे ओनली हमने सिंबल अलग अलग नाम दिए हैं, दोनों दूरियों को हमने सिंबल जो है वो अलग अलग नाम दिया है। इस वाली दूरी को तो हमने R12 और इस वाली दूरी को हमने R21, लेकिन हमको पता है कि ये दोनों की दोनों जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे समान है। तो आवश्यकता पड़ने पर हम R12 को बराबर लिख सकते हैं किसके, R21 के। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर, ओनली सिंबल को हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए, तो ये R21 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एकांक सदिश आएगा, अब ये जो एकांक सदिश आएगा वो कौन से बल की दिशा में आएगा, F21 सदिश की दिशा में आएगा। ये वाला जो एकांक सदिश था वो R12 कैप था, ये तो F12 सदिश की दिशा में था। और यहाँ पे जो एकांक सदिश आएगा ना, वो ध्यान रखना F21 सदिश, यानी कि नीचे की तरफ एकांक सदिश आएगा R21 कैप। तो यहाँ पे हम इसको व्यक्त कर सकते हैं R21 कैप के द्वारा, किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, R21 कैप के द्वारा। एक चीज ये ध्यान रखना, यहाँ पे R12 कैप तो क्या है, F, यहाँ पे जो R12 कैप है ना वो तो F12 सदिश की दिशा में एकांक सदिश है, और यहाँ पे R21 जो कैप है वो F21 सदिश की दिशा में एकांक सदिश है। दोनों एकांक सदिश है, दोनों के परिमाण तो समान है, दोनों एकांक सदिशों के परिमाण तो समान है, लेकिन दोनों के दोनों ध्यान रखना दिशा में क्या है, विपरीत है। दिशा में विपरीत कैसे हैं, क्योंकि F12 सदिश तो ऊपर की ओर लग रहा है, F21 सदिश नीचे की ओर लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे की कौन सी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अब दोनों बल अगर विपरीत दिशा में है तो इनके जो एकांक सदिश होंगे वो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, और एकांक सदिश अगर विपरीत दिशा में है और परिमाण यहाँ पे देखो दोनों का बराबर होगा। परिमाण बराबर क्यों होगा, क्योंकि एकांक सदिश है और एकांक सदिश हम कहते हैं किसको है, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो। तो यहाँ पे इसका भी परिमाण एक होगा और इसका भी परिमाण क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको मैं समीकरण क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, यहाँ पे इसको समीकरण में 2 मान लेता हूं। अब देखो, अब एक चीज ये ध्यान रखना, देखिए मुझे ये बताओ कि क्या मैं ये ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे बताना कि मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये चीज मैं तुमको समझा भी चुका हूं। अगर समझ में नहीं आएगी तो वापस से मैं इसको बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं R12 कैप तथा R21 कैप दोनों एकांक सदिश, दोनों एकांक सदिश परिमाण में समान, परिमाण में समान
वह दिशा में विपरीत, वह दिशा में विपरीत हैं। अतः क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई, देखो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए फटाफट से मुझे कमेंट में लिख करके बताएं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या दोनों एकांक सदिशों के बारे में? दोनों एक है, जो पहले थी दूरी वो ही बाद में थी, ओनली हमने सिंबल चेंज किया था, और सिंबल चेंज करने से दूरी के मान में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि R12 बराबर किसके होगा, R21 के होगा। दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। अब ये जो दोनों मान मैंने लिखे हैं ना, दोनों मान मैंने लिखे हैं, इन दोनों मानों को मुझे कहां पे रखना है, मुझे इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, और हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आएगा, और जिस रिजल्ट पर हम पहुंचना चाहते हैं ना, वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। देखो कैसे भाई, हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में अगर मान रखेंगे तो F12 सदिश बराबर, F12 सदिश बराबर भाई क्या मान रखेंगे, देखो के तो ऐसे कैसे आ जाएगा, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बटे, अब देखो यहाँ पे R12 के स्थान पे, R12 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं लिखूंगा R21 का स्क्वायर, और यहां पे हम R12 कैप के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस के R21 कैप, तो लिखो इसको माइनस R21 कैप, ये लिख दिया। अब मैं इस माइनस के चिन्ह को आगे बाहर निकाल लेता हूं, और बाहर निकालूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा F12 सदिश बराबर, माइनस का चिन्ह तो बाहर आ गया है, और हमारे पास बचेगा के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में R21 का स्क्वायर, क्या आएगा, R21 का स्क्वायर आएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, इस फॉर्मूले में कोष्टक के अंदर की जो राशि है, कोष्टक के अंदर की जो राशि है उसकी जगह पे हम समीकरण 2 से देखो क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे में R21 का स्क्वायर। एक चीज और हम भूल गए थे, यहाँ पे R21 कैप भी तो बच रहा है, तो R21 कैप को भी हम लिख देते हैं। अब ये जो कोष्टक के अंदर की जो राशि आ रही है ना समीकरण 2 में, देखो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F21 सदिश लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से मान रखने पर, रखो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूं, समीकरण 2 से मान रखने पर, दिख तो रहा है ना भाई सभी स्टूडेंट को, समीकरण 2 से मान रखने पर अगर मान रखेंगे तो देखो हमारे पास F12 सदिश बराबर क्या आएगा, F12 सदिश बराबर हमारे पास आएगा, माइनस का चिन्ह तो आगे चल ही रहा है, और जो कोष्टक के अंदर की राशि है समीकरण 2 से हम उसको क्या लिख सकते हैं, F21 सदिश, क्या लिख सकते हैं, F21 सदिश लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा हमने लिख दिया तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला निकल करके आ रहा है। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह का मतलब तो ये है कि जो दोनों बल हैं F12 और F21 दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, कॉस किसकी दिशा में है भाई, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे अगर इन दोनों का हम परिमाण लेंगे तो परिमाण दोनों बलों का आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। इस समीकरण को देख करके हम ये कह सकते हैं भाई, देखो अभी तुमने यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन पढ़ा था R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप, यहाँ पे तुमने ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि R12 कैप और R21 कैप दोनों के दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत थे, तो हम ऐसा लिख सकते थे। अब इसी का उल्टा देखो, अगर ऐसा हमारे पास आया है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो बल है ना F12 और F21 सदिश जो बल हैं दोनों के दोनों परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है,
विपरीत है। दोनों बल कौन कौन से बल हैं भाई? दोनों आवेश यानी कि Q1 और Q2 दोनों आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले जो बल है ना, इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं वो परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम कोई भी बल लगाएंगे ना, अगर हम किसी एक वस्तु पर कोई भी बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी हम पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत उतना ही बल लगाएगी। सपोज करो इस बोर्ड पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, अगर इस बोर्ड पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया ना, तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर 5 न्यूटन का बल ही लगाएगा, लेकिन मैंने तो बोर्ड की तरफ बल लगाया, बोर्ड मेरी तरफ बल लगाएगा। कहने का मतलब परिमाण में तो समान होगा और प्रकृति में विपरीत होगा। प्रकृति में विपरीत का मतलब है विपरीत दिशा में ये बल लगेगा, और विपरीत दिशा में बल लगेगा ना, तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। अब न्यूटन की गति का तो जो तीसरा नियम होता है उसी के अनुसार हमारे पास इक्वेशन आ रही है। हमारी इक्वेशन क्या कह रही है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं ना, वो परिमाण में तो समान लगा रहे हैं और दिशा में विपरीत लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर जितना बल लगा रहा है ना, उतना ही बल Q2 आवेश Q1 आवेश पर बल लगा रहा है, लेकिन दोनों के दोनों बल परिमाण में तो समान है और दिशा में क्या है? विपरीत है। तो इस इक्वेशन को देखकर, इस रिजल्ट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम होता है वो कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां तक तुमको इस टॉपिक को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं लिख भी देता हूं, नीचे देखो। अतः अतः कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। ध्यान रखना, इसका जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, इसका जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ना, इसका जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई सिद्ध कीजिए कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो तुमको इस टॉपिक को पूरा इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओनली 11th की जो चीज है थोड़ा सदिश के रूप में, सदिश वाला जो चैप्टर था ना उसकी कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे काम में आई हैं। अब देखो आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो न्यूमेरिकल का टॉपिक होगा। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में काफी सारे हैं, उनको सभी को हम सॉल्व भी करेंगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा ना हमारा वो न्यूमेरिकल होगा। इसलिए तुमसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगला जो टॉपिक होगा ना उसको पढ़ने के लिए एक बार 11th क्लास में जो तुमने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था सदिश वाले चैप्टर में, समांतर चतुर्भुज का जो नियम था सदिश के नियमों में, उसका तुमने डेरिवेशन भी पढ़ा था। परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना, उसकी दिशा ज्ञात करना, तो उसको एक बार पढ़ लेना ताकि तुम्हारे अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझ में आए, अगला टॉपिक। इसलिए सदिश की जो चीजें हैं मैंने तुमको 11th में बताई थी कि ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला जो चैप्टर है वो तुम्हारे आगे 12th क्लास में भी काम में आएगा, तो तुमको उसको पढ़ना है और उसकी काफी सारी चीजें हमारे यहाँ पे काम में आएंगी, जिससे तुम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तुमको आसानी होगी। ऐसे करो, अब इस टॉपिक को जैसे मैंने बोर्ड पर उतारा है सेम टू सेम ऐसे कैसे इस टॉपिक को ऐसे कैसे छाप दो।
अभी उतार लिया सभी ने? उतार लिया भाई? जल्दी से लेफ्ट हो जाओ इसमें से।